नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश जांगीर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडेफिनेट टेंस की जो हिंदी पहचान है, हिंदी वाक्यों की पहचान है, वो क्या होगी। प्राय जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो आदि शब्द आए तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के होते हैं। ये एक सामान्य सी परिभाषा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे वाक्य भी होंगे जिनमें ता है, ती है, ते है नहीं होगा, लेकिन जो ज्यादातर एक्शन वर्ब वाले हैं उनमें ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द ही मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिनमें ये नहीं होगा, वो हम बाद में स्ट्रक्चर में देखेंगे। जहां पर हैव एज ए मैन वर्ब यूज होगी, जहां पर इज एम आर एज ए मैन वर्ब यूज होगी, वहां पर टेंस तो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन वहां आपको ता है, ती है, ते है नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जिनमें ता है, ती है नहीं लगेगा, जैसे मैं आपसे सहमत हूं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है कि मैं आपसे सहमत हूं, या वह अपने पिता पर निर्भर है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे जो ता है, ती है नहीं है, फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं, ती हूं ऐसे शब्द आए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। वो वाक्य तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही होंगे। एक बार हम इन्हीं सेंटेंसेस को सीखेंगे कि कैसे इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें। तो सबसे पहले तो इनकी पहचान हमने देख ली, तो पहचान के रूप में आपको यही ध्यान रखना है, वो हम बाद में अगर ये हमारी याद हो जाएगी तो उसके बाद हम वो सेंटेंस भी देखेंगे जिनमें ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द नहीं आए और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे, बिल्कुल होंगे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे और उसमें ता है, ती है, ते है नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ता है, ती है, ते है या ता हूं, ती वाले शब्द सिंपल प्रेजेंट टेंस के नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इनका बनाना हमें इस वीडियो में सीखेंगे। इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इस टेंस के, ये टेंस मैंने शुरू में इसलिए नहीं पढ़ाया, स्टार्टिंग में मैंने कंटिन्यूअस से शुरू की थी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा है, जब भी हम देखते हैं कोई भी बच्चा है अगर वो इंग्लिश बोलेगा स्टार्टिंग में तो वो कंटिन्यूअस टेंस में बोलेगा। जो भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है वो हमेशा ही कंटिन्यूअस टेंस में बोलेगा और खास तौर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेगा, आप देख लेना। और जो भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करता है। और दूसरी बात कि उसको समझना थोड़ा आसान है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, उस कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उनमें नहीं उलझे। इसलिए मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले नहीं पढ़ा कर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले पढ़ा है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन हमने पहले किया है, उसके बाद हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमने इसकी पहचान देख ली कि हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होगी, और उसके बाद हम इसके नियमों के बारे में एक बार जान लेते हैं। जो टेंस हमने पढ़े अभी तक 6 टेंस पढ़ लिए, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। वो कौन सा होगा? मुख्य रूप से तो यही होगा कि उनमें सकारात्मक वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब लग रही थी और नकारात्मक वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब लग रही थी, लेकिन इसमें सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, जबकि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसी को समझने का प्रयास इस वीडियो में हमें करेंगे। तो सबसे पहले हमने उसकी पहचान जान ली, फिर इसके रूल्स क्या है उसको एक एक चीज को समझेंगे। इस टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम आने वाले टेंसेस कौन से हैं? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस हैं, तो इनको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहली लाइन मैंने लिखी है कि सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो सकारात्मक वाक्यों में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, पहला ही रूल ये है।
ठीक है। दूसरा रूल क्या है, देखो सकारात्मक वाक्यों में यदि सब्जेक्ट हमारा ही सी इट मतलब प्रोनाउन के रूप में ही सी इट आ जाए या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए मतलब एक वचन कर्ता आ जाए, तब आपको वर्ब के साथ क्या करना है, एस या ईएस लगाना है। इस वीडियो में हम इस बात को भी समझेंगे कि कहां एस लगाएं और कहां ईएस लगाएं। अगला देखिए, सकारात्मक वाक्यों में आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। इस बात को समझने का प्रयास करें। अगर हमारा सब्जेक्ट उस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सी इट प्रोनाउन में से कोई है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब तो आपको वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस लगाना है। इसके विपरीत यदि सकारात्मक वाक्य में हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे मतलब इन प्रोनाउन में से कोई हो और या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इसमें एस ईएस नहीं लगाएंगे, प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। उस चीज को भी हम इसमें समझेंगे। तो दो रूल हो गए कि सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, यदि सकारात्मक वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। अभी हम एक चीज को समझेंगे कि जब वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बनती है, और जबकि नाउन के साथ एस या ईएस लगता है तो वो प्लूरल बनती है। इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला नियम हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। दूसरा, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। अगला रूल क्या है जरा देखिए, प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगेगी। अब सकारात्मक वाक्यों में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, लेकिन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू डज। अब डू किसके साथ लगेगी, डज किसके साथ लगेगी, जरा एक बार देख लो। डज किसके साथ लगेगी, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू किसके साथ लगेगी, आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगी। उसके बाद देखिए, डू डज के बाद डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां फर्स्ट फॉर्म से मतलब हो गया जो बेस फॉर्म है वो आएगी, कहने का मतलब इसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा फिर, क्योंकि डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ जाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग डज आ जाएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग डू आ जाएगी। तब आपको डू डज के बाद जो वर्ब आप लिखो तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। इतने रूल आपको एक बार थोड़े ध्यान से पढ़ने हैं, फिर पढ़कर फिर आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम दो तीन चीजों को समझेंगे। पहली चीज समझने वाली है कि एस और ईएस कहां लगाएंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि ईएस किसके साथ लगाएं। तो आपको 6 लेटर ये ध्यान रखने हैं। पहला हो गया ओ, एक्स, जेड, एस एच, सी एच और एस। ये 6 लेटर्स इनमें से कोई आ जाए किसी वर्ब के अंत में, तब तो क्या लगाओगे आप, ईएस लगाओगे। ये 6 लेटर, ये 6 लेटर्स अगर इनमें से कोई किसी वर्ब के अंत में आए तब तो आपको ईएस लगाना है, ठीक है। और सामान्यतः आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। अब एक और है कि कई बार आपको आईएस लगाना होता है। आईएस कब लगाएंगे, उसका क्या रूल है, आईएस लगेगा वाई वाले में। अगर हमारी वर्ब वाई पे समाप्त हो रही है तो वाई से पहले दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो वाई से पहले क्या होगा, कोई वाउल होगा। एक वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। एक या तो होगा कोई स्वर या कोई होगा व्यंजन, ठीक है। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कोई व्यंजन है, तब तो आप क्या करेंगे,
वाई को ड्रॉप कर देंगे और क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे। दूसरा नियम, अगर वाई से पहले कोई वाउल है, कोई स्वर है, तब वाई के साथ क्या लगाते हैं सिर पे। अगर वाई से पहले कोई वाउल है तब क्या करेंगे आप सिर पे एस जोड़ देंगे। तो एस के 3 रूल हो गए। सामान्य तो आप एस लगाओगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट है। ईएस कब लगाओगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि उस वर्ब के अंत में ओ, एक्स, जेड, SH, CH और एस आ जाए तब आप क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। ठीक है, दूसरा रूल हो गया। तीसरा, कई बार क्या है वाई को उठा के IES लगाते हैं, तो उसका रूल क्या है, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, व्यंजन आ जाए, तब वाई को उठा देंगे और IES लगा देंगे। ठीक है, और वाई से पहले अगर कोई वोवल आए तब वाई को नहीं हटाएंगे, लास्ट में सिर्फ एस लगाएंगे। तो वाई के 2 रूल हो गए, ध्यान रख लेना। यही हम किसी नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए करते हैं। अब हम जरा समझने का प्रयास करते हैं नाउन को और वर्ब को किस श्रेणी में। नाउन या तो होगी सिंगुलर या होगी प्लूरल। ठीक है, वर्ब के भी प्रेजेंट में 2 रूप होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब वर्ब को एक बार समझो। वर्ब सिंगुलर का मतलब क्या हो गया कि यदि उस सेंटेंस का, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो उसको कैसे समझेंगे। नाउन में तो जब आप एस, ES या IES ऐड करते हो तब वो क्या बनती है, प्लूरल बनती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, जैसे मान लीजिए एक नाउन है बुक, अब इसके साथ एस लगा दिया तो ये क्या बन गई, प्लूरल बन गई। बुक्स का सिंगुलर क्या होगा, बुक्स का सिंगुलर बुक होगा। एक वर्ब को देखिए जरा, अगर गो है, ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। बेस फॉर्म हमेशा किस रूप में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। अब इस वर्ब को अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो इसके साथ SES वाले वो रूल लगाएंगे, एस जोड़ेंगे। तो इसमें ओ आया इसलिए क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि वर्ब के साथ तो एस लगाया है तो वो सिंगुलर बनी है। ठीक है, और नाउन के साथ जब आप एस लगाओगे तो वो क्या बनेगी, प्लूरल बनेगी। उल्टा है, इस बात को ध्यान रखें। अगर आप किसी नाउन को प्लूरल बना रहे हो तब आप उसके साथ SES जोड़ते हो, जबकि आप किसी वर्ब को सिंगुलर बना रहे हो तब उसके साथ SES जोड़ते हो। तो इस नियम के हिसाब से हम देखेंगे कि SES किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस पे समाप्त होने वाली वर्ब्स लिखेंगे, और चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। जैसे हम कोई वर्ब लिख रहे हैं, जैसे गो लिखेंगे तो अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज लिखना पड़ेगा, उसके लास्ट में भी एस आ जाएगा। तो एस पे समाप्त होने वाली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल का मैटर समझने के लिए हम इसमें देखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, एस या एस लगा देंगे। सिंगुलर से आप ध्यान रखो कि उसके साथ SES लगाना है। SES लगा हुआ है, इट मींस वो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। अब हम देखेंगे डू डज का यूज। डज के लास्ट में देखो एस लगा हुआ है, तो जिससे ऑक्सिलरी वर्ब में, जिस हेल्पिंग वर्ब में के लास्ट में एस लगता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। ठीक है, और जिसमें वाउल आएगा वो प्लूरल के साथ लगेगी। आपको बस एक ध्यान रखना है कि एस पे समाप्त होने वाली ऑक्सिलरी वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती हैं। तो अब हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर रहेगी। तो सबसे पहले तो हमने नियम में भी पढ़ा है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब लिखनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट। सबसे पहले तो हमने नियम में भी, रूल्स में भी ये पढ़ लिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब लगेगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के साथ SES लगा देंगे,
अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखनी है। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट में एस ई एस लगाया है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो एस ई एस लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई बचा हुआ भाग है वो लिख देंगे। सबसे पहले पहला सेंटेंस देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में पढ़ाता हूँ ये हो गई वर्ब, कौन पढ़ाता है, मैं, ये हो गया सब्जेक्ट, क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई टीच। अब आप देखिए कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये लिखाया भी है कि यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, एस ई एस नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर से इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है, वह गरीबों की सहायता करता है, वह गरीबों की सहायता करता है। तो सहायता करना इस वाक्य का क्या हुई, सहायता करना इस वाक्य की क्या हो गई, वर्ब हो गई। कौन सहायता करता है, वह, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, जिनकी सहायता करेगा वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो गरीबों की, यहाँ गरीब क्या है इस वाक्य में, ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही के बाद वर्ब की फॉर्म लिखेंगे हेल्प, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब आपको ये देखना है कि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब के साथ एस ई एस लगेंगे, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो ही हेल्प्स द पुअर। यहां द पुअर क्यों लिखा है उसको समझो। अगर कोई एडजेक्टिव है वो पूरे समुदाय का बोध कराए, जैसे यंग, यंग मतलब जवान, युवा, तो वहां आपको अगर उससे पहले दे लगा दिया, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया पूरे जो युवा लोग हैं। ठीक है, दे रिच, रिच के आगे हमने दे लगा दिया, इट मीन्स सभी जो धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं। ऐसे ही हमने दे पुअर लगा दिया तो इसका मतलब गरीब लोग। इसी प्रकार हमने अगर दे ओल्ड लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा बूढ़े लोग। तो एडजेक्टिव के आगे दे लगा देंगे तो वो क्या है, एज ए नाउन काम में करेगा। ठीक है, और पूरे जो अपने समुदाय को है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वाक्य में ये ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्स मैन वर्ब हो गई, दे पुअर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, वह प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन मनाती है। तो मनाती है, ये तो क्या हो गई, वर्ब, क्या मनाती है, अपना जन्मदिन, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कौन मनाती है, वह, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। प्रतिवर्ष, ये क्या दे रखा है, समय, तो इसको कैसे ऑब्जेक्ट के बाहर लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह मनाती है, तो क्या हो जाएगा, सी। अब मनाना क्या होता है, सेलिब्रेट, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सब्जेक्ट सी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, एस एस लगाना पड़ेगा, तो ए लगाओ, ये एस लगा देंगे। तो सी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, सी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे एवरी ईयर, एवरी ईयर। तो इस प्रकार हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, हम शाम को घूमने जाते हैं। तो जाते हैं वर्ब हो गई। ठीक है, हम क्या हो गया, सब्जेक्ट, और शाम को ये क्या दे रखा है, समय दे रखा है। घूमने जाना या सैर जाना के लिए आपको ध्यान रखना, वर्ब गो यूज करेंगे, उसके बाद फॉर लगाएंगे, उसके बाद वॉक लिखेंगे, गो फॉर वॉक। ठीक है, इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर आएगा, चाहे घूमने के लिए जाते हैं या घूमने जाते हैं, कैसे भी लिखो, या शेयर करने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट वी जाते हैं, वी गो,
घूमने जाना, सैर करने जाने के लिए गो के बाद आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, उसके बाद वॉक लिखेंगे। वी गो फॉर ए वॉक शाम को, इन द इवनिंग। अब एक बार समझने का प्रयास करें। यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, जो कि प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म आई है, हमने इसके साथ एस या एस नहीं लगाया है। अगला सेंटेंस देखिए, राहुल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। राहुल अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो आज्ञा का पालन करना, ये तो क्या हो गई, वर्ब। कौन करता है, राहुल। और किन की आज्ञा का पालन करता है, अपने माता पिता की, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया इस सेंटेंस का, राहुल। राहुल, अब आज्ञा पालन करना क्या होता है, ओबे। अब सब्जेक्ट राहुल सिंगुलर है, किसी का नाम होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो उसके साथ एस एस लगाएंगे। अब वाई से पहले कोई वाउल आया इसलिए सिर्फ एस लगाया है, और अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता तो वाई को हटा के आई एस लगाना होता है। तो राहुल ओबेज हिज पेरेंट्स, ठीक है, तो कैसे होना है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इन्हीं सेंटेंसेस का हम नेगेटिव बनाएंगे ताकि हमारे समझ में आए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे, जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो क्या क्या परिवर्तन होंगे और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज करनी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट्स। किसी भी टेंस का आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, उस पर्टिकुलर टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे और मैन वर्ब लिख देंगे। कुछ टेंसेस में हमने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब के एक से ज्यादा पार्ट्स हो गए, ठीक है, उसमें नोट कहाँ लगाना है वो हमने उस वीडियो में देख लिया जिस टेंस में ये पढ़ा है। अभी यहाँ देखेंगे इस सेंटेंस को, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं सब्जेक्ट हो गया, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ाता हूं ये क्या हो गई, वर्ब। नहीं आया इट मींस ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाएंगे, देखिए जरा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब आई के साथ हमने लिखा है डू डज में से आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ प्लूरल के रूल लगेंगे। तो I do not teach इंग्लिश। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। तो हमने इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद नोट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अगला सेंटेंस देखिए, वह गरीबों की सहायता नहीं करता है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद ही आया है इसलिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इधर वाले सेंटेंस में देखिए, ही हेल्प्स, इसके साथ एस लगाया हुआ है, ही के सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब आई है उसके साथ एस लगाया हुआ है। अब इसमें भी ही के तुरंत बाद जो वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से आएगा। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो इसके हिसाब से आएगी। तो डज के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ही डज नॉट। अब देखो यहां हेल्प के साथ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो सिंगुलर या प्लूरल का जो मैटर था वो यही खत्म हो गया, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके हिसाब से है, ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। तब आपको ये वर्ब है ये इसके हिसाब से आएगी। तो डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। अगला सेंटेंस, वह प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन नहीं मनाती है। तो इसमें भी इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, सी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज।
उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। शी डज नॉट सेलिब्रेट। अब आपको देखना है इधर वाले वाक्य में, देखिए आपने एस लगाया है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। यहाँ एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है। ये डज है वो एक वचन के हिसाब से आ गई, सिंगुलर के हिसाब से आ गई, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी उसके साथ आपको एस ई एस नहीं लगाना है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो सी डज नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे every year. She does not celebrate her birthday every year. हम शाम को घूमने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, उसके बाद लगा देंगे नॉट। वी डू नॉट गो फॉर ए वी डू नॉट गो फॉर ए वॉक शाम को, तो क्या हो जाएगा, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो इस प्रकार हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको, याद रखने वाली बात यह है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, सकारात्मक वाक्य है, उनमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, उनमें सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब के साथ एस ई एस लगेगा अगर सिंगुलर है, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस प्रकार आप इन सेंटेंसेस का लिख लिख कर अभ्यास करेंगे। सिर्फ इतने सेंटेंसेस पढ़ने से ये नहीं है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में पारंगत हो गए। आपको जो भी बुक, रेफरेंस बुक मिले, चाहे कौन सी बुक हो, उसमें से आप हिंदी सेंटेंस लिखिए, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, ठीक है। आप बार बार ट्रांसलेशन करेंगे तभी परफेक्शन आएगा। ये नहीं कि 4 सेंटेंसेस बता दिए और उनको पढ़ के आपको ये सोचो कि मेरे को तो टेंस से आने लगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया।